साथियों, रिजर्वेशन की आवाज हमेशा उठती रही है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के कोटा को भी लगे हाथों ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एससी एसटी रिजर्वेशन पर सुनाया गया फैसला न्यायपालिका का कम, मनुपालिका का ज्यादा दिखाई देता है। इससे सबसे अधिक नुकसान बहुजन समाज की एकता और अखंडता को होगा। आपस में रोटी बेटी का रिश्ता बन रहा है, उसको खत्म करने की साजिश है, जिसको यहां तक लाने में सालों लगे और न जाने कितने एससी एसटी समाज के साथियों ने बहुत कुछ खो दिया, जाने गंवा दी। किसी ने बेटा खो दिया तो किसी ने बेटी, किसी ने पिता तो किसी ने माँ। बहुत कुर्बानियों के बाद यहाँ पहुंचे थे। वो हर स्तर पर हर जगह शोषण करना चाहते हैं। जो ताकत एक दूसरे का हाथ पकड़कर बढ़ रही थी, वह टूट जाएगी, सब बिखर जाएगा। अकेले रह जाओगे और अकेले कभी जीत नहीं पाओगे। हाँ, कुटते पिटते और लुटते जरूर रहोगे। आगे नॉट फाउंड सुटेबल के तहत आज भी लाखों पद खाली पड़े हैं। कल को इनको बहाना मिल जाएगा और एससी एसटी की नौकरियां खाने का इनको लाभ मिलेगा, उनको रास्ता मिलेगा। आज एससी एसटी साथ मिलकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की मांग कर रहे थे। हक अधिकार के लिए निडरता और बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। शोषण को पहचानने लगे थे और सरकार दबाव में आकर कुछ नौकरियां देने भी लगी थी। वो समझने भी लगी थी कि ये जातियां जो समाज में दबी कुचली शोषित पीड़ित थी, आज वो हमसे हक अधिकार क्यों मांग रही हैं, हमसे सवाल क्यों कर रही हैं। अगर कल को जब फूट पड़ जाएगी, चुन चुन कर एक एक जाति को टारगेट करके शोषण करेंगे, न नौकरी देंगे, न सामाजिक स्तर पर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाएंगे और इसके विपरीत वो इनको नीचे दबाने का हर संभव प्रयास करेंगे। तब सोचो, अकेली जाति जो रह जाएंगी आवाज कैसे उठा पाएंगी। उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी, अकेले पड़ जाएंगे। मनुवादी अकेले नहीं है, इसलिए वो मजबूत है। यह बात समझनी होगी। बांटो और राज करो की नीति जितना आप बटोगे उतना मजबूती से आपको गुलामी के खूंटे से बांध कर रखेंगे। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि एक विशेष जाति दूसरी जाति का आरक्षण खा रही है। अगर ऐसा है तो फिर एक जाति के लोग ही नौकरी में होने चाहिए थे। ये सोचने वाली बात है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पढ़ा है, शिक्षित हुआ है, योग्य है, वही नौकरी में है, चाहे एससी एसटी के तहत अंदर आने वाली कोई भी जाति क्यों ना हो। क्या जनरल कोटे में ब्राह्मण सबसे ज्यादा फायदा नहीं ले रहा है? ले रहा है, क्योंकि वह जागरूक है, शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक है और अधिकारों को भी जानता है। लगने का क्या तरीका है? जो एससी एसटी के भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका चेहरा सामने आने वाला है। आप देखते रहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले कैसे निकाला जाता है, उसके बाद फॉर्म। कौन सा स्टूडेंट कौन सा फॉर्म भरेगा वह स्टूडेंट पर निर्भर करता है। उस स्टूडेंट ने कौन सी डिग्री, कौन सी स्तर की शिक्षा ली है, साइंस साइड से पढ़ा है, कॉमर्स या फिर आर्ट। उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से वह निर्धारित होता है कि वह स्टूडेंट साइंस साइड का है या फिर कॉमर्स का। तो उस अपनी स्ट्रीम की नौकरी जो निकली है वही भर सकता है। इसी तरह आर्ट का आर्ट, कॉमर्स का कॉमर्स और साइंस का साइंस स्टूडेंट साइंस के ही नौकरियां में फॉर्म डाल सकता है। उसके बाद वह अपना नाम डालता है, पता डालता है, रिलीजन का सब पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो पैसे एससी के सारी जातियों, एसटी की तमाम जातियों में इतनी फीस जमा करनी होती है, सभी जाति के स्टूडेंट को वो समान फीस जमा करनी होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई विशेष जाति जो एससी एसटी की है वो ज्यादा फीस जमा करे या कम फीस जमा करे, सभी बराबर फीस जमा करते हैं। फीस जमा कर देते हैं, फॉर्म सबमिट हो जाता है। फिर एग्जाम की डेट आ जाती है, एग्जाम दिया जाता है। कुछ दिन बाद
एग्जाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने नौकरी लग जाती है। अब आप इसमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें जो SC ST कैटेगरी के छात्रों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा, क्या उसमें किसी ने किसी का हक खाया, किसी ने किसी जाति का खाया? ऐसा कुछ दिखाई देता है मेरे साथियों? नहीं। अगर किसी को दिखाई देता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। SC ST की सभी जातियों के लिए स्कूल भी समान रहे, कॉलेज भी वही थे, यूनिवर्सिटी भी वही थी, शिक्षा वही थी। अब सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। पॉइंट्स के साथ मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा। एक सवाल उठ रहा है कि SC ST के ही परिवार के लोग आरक्षण का लाभ कई पीढ़ियों से ले रहे हैं, जिसमें कोई विशेष जाति है, जैसे खुलकर अब नाम आने लगे हैं, चमार, जाटव, खटीक, इस तरह के कुछ लोग हैं जो विशेष जाति के SC में लाभ ले रहे हैं और ST जातियों में मीना जाति के लोग अधिक लाभ ले रहे हैं। अगर हम देखें तो ऐसे गिने चुने परिवार है जिसमें लगातार 3-4 पीढ़ियों से लोग सरकारी नौकरियों में है। इसमें से आज अधिकतर लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत भी कर रहे हैं, तन मन धन से, जिसकी जैसी हैसियत है वैसी उस तरीके से समाज को मजबूत भी कर रहे हैं। कुछ निकम्मे नाकारा लोग हैं जो आरक्षण की नौकरी लेकर छिपकर बैठे हैं, उनकी तलाश की जाए, उनके चक्कर में अच्छे लोगों को न घसीटा जाए। मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, और होता भी है कि पिता की सरकारी नौकरी लगी, खुदा न खास्ते नौकरी के 1 साल बाद पिता की मौत हो जाए, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, अब ये आरक्षण नहीं ले सकते, वो लोग बताएं कि इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारे। अभी अभी नौकरी लगी थी, इतने ही पिता की मृत्यु हो जाती है, वो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, बच्चे ले नहीं सकते, आर्थिक स्थिति कैसे सुधारे। मेरी जानकारी में ऐसा ही एक केस है, परिवार है, एक महिला जिसकी उम्र 28 साल, बच्चे 3, पिता पुलिस में था, एक्सीडेंट से मौत हो गई, बच्चे अभी 4th क्लास, 3rd और क्लास 1st में है। सरकारी मुआवजा लगभग 20 लाख के आसपास मिला। अगर इस महिला के तीनों बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तीनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, मान लो NLU से लॉ करना चाहते हो या BBA LLB करें, तो 5 साल के कोर्स में 10 सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर की कीमत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक भी है। तो आप लगा लीजिए 10 सेमेस्टर में 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा टोटल आएगा। अगर दूसरा बच्चा बीटेक करना चाहे तो 10 से 15 लाख रुपए उसके बीटेक का खर्चा आएगा, और तीसरा बच्चा MBBS करने लगे तो MBBS की 1 साल की फीस ही करोड़ों रुपए से अधिक है साथियों। अब आप बताइए कि वो परिवार क्या करे। अगर वो परिवार आरक्षण ना ले तो दूसरा रास्ता क्या है, उसके परिवार का जीवन स्तर को ऊपर उठाने का, परिवार को भी चलाना है, बच्चों की शादी भी करनी है, और हारी बीमारियां साल महीने में आती ही रहती हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रिजर्वेशन के रास्ते ऐसे परिवारों के लिए बंद हो चुके हैं, हो जाएंगे। अब परिवार क्या करे? है कोई रास्ता? है कोई ऐसे लोगों के पास जवाब? है सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा रास्ता या जवाब? या एक जज ने कहा है कि एक ही बार आरक्षण मिलेगा, एक ही पीढ़ी को आरक्षण मिलेगा। कैसे न्याय करते हैं ये कॉलेजियम वाले? अब आप खुद सोच सकते हैं, इनके बयान और फैसले फूट डालने वाले हैं। राजनीति की भेंट चढ़े इनके बयान, ये देश में बवाल और अन्याय और असमानता को फैलाना चाहते हैं, पैदा कर देना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर कोटे में कोटा सिस्टम देना चाहते हैं तो क्यों SC की जातियों का हिस्सा बांट रहे हैं? क्यों उनका हिस्सा काटना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं? या तो देश की प्रत्येक जाति का हिस्सा निर्धारित करें, जाति आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। देश में लगभग 643 जाति है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर प्रत्येक जाति को आरक्षण मिले तो 1% भी आरक्षण नहीं बनता, तो ये संभव नहीं है। इस हिसाब से तो 1% भी नहीं बनता। यह फिर SC ST का संख्यानुपात में आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। फिर जिनको लाभ नहीं मिला है उसको सरकार अलग से आरक्षण दे। मिलोन सरकार को आदेश। सभी जानते हैं सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी सेक्टर को बेच रही है, जहां से लाखों नौकरियां निकली थी, बैकलॉग की लाखों नौकरियां पड़ी हैं, आवाज इसकी उठ रही थी। अब
दब जाएगी। एक SC/ST के अधिकारी या कर्मचारी नौकरी लग जाती, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। मान लो नौकरी है और SC/ST के अधिकारी या कर्मचारी की बहन बेटी का शोषण उसके बाद भी होता है, उसके सामने होता है, बार बार होता है। नौकरी के बाद भी उसको नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है। यह लड़ाई समझनी होगी। नौकरी ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज की एकता और समाज की जागरूकता भी इससे अधिक बढ़कर है। जब समाज जागरूक होगा तो नौकरी ले ही लेगा, सरकार बना ही लेगा। आगे बात करते हैं केकड़ों वाली। इस समाज की यही हालत है, इसी का फायदा उठाता है RSS और हम भी ऐसे ही लोग हैं जो उठवाते हैं। अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि SC/ST में कोई जाति अभी भी उठ नहीं पाई है तो क्यों ना इनको EWS के तहत रखा जाए। इसमें आपत्ति भी क्या है और किसी को परेशानी भी क्या है। आज सवर्ण इसकी आवाज भी उठा रहे हैं, इनको वाल्मीकि समाज को या आरक्षण देने का चाह भी रहे हैं, मन भी बना लिया है, तो क्यों ना उन्हीं के साथ इनको रख दिया जाए। क्योंकि SC/ST का टोटल आरक्षण इनकी संख्या के अनुपात में काफी कम है। SC का 15% और ST का 7.5% आरक्षण इन्हें खटकता है। वहीं एक बहुत बड़ा देश में फ्रॉड हो रहा है बड़े स्तर पर, जिसको पकड़ा जाता है लगातार उसकी आवाज उठती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कान में अभी तक जू नहीं रहेंगी। ना उसने कभी इस चीज की संज्ञान ली, ना हाई कोर्ट ने, ना नेता। आप देखते हैं SC/ST का सर्टिफिकेट लगाकर लगातार बड़े स्तर पर स्वर्ण जाति के लोग SC/ST OBC का हक खा रहे हैं, उनका अधिकार, उनकी नौकरी खा रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की तलाश की जाए और उनसे नौकरी छीनी जाए, उनको सजा दिलाई जाए। ये काम आपस में लड़ाई से ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है। और देश में लगातार 1% आप देखेंगे कि देश में लगभग 1% सरकारी नौकरियां हैं और लाखों पद आज भी खाली पड़े हैं। हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आरक्षण के नाम पर सरकारें जरूर बन जाती हैं। आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक लड़ाई लोग नहीं लड़ पाते क्योंकि वो सरकारी तंत्र में बंधे हैं। जागरूक लोग, ईमानदार और वैचारिक लोगों के कंधों पर ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाती रही है। अगर इन्हीं जातियों के प्रतिनिधित्व नेता, जानकार, समझदार कहे जाने वाले बुद्धिजीवी लोग आपस में बंटवारे के भागीदारी बनेंगे, लड़ाई करेंगे, तो फिर समाज से गुलामी कैसे खत्म की जाएगी। अब हम कुछ ऐसी एकता की मिसाल पेश करेंगे जो सामाजिक लड़ाई हमने साथ लड़ी और सरकार प्रशासन को बताया आपकी निगरानी में गलत हुआ है। आइए साथियों कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। नंबर 1, 2018 का भीमा कोरेगांव, पूरे महाराष्ट्र का बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव विक्ट्री, जिसको SC/ST OBC के लोगों ने साथ लड़ा। नंबर 2, 2 अप्रैल 2018 के SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ने छेड़खानी की, इस एक्ट को कमजोर करना चाहा तो भाइयों देश में भूचाल आ गया। बिना नेता के इस आंदोलन का नेतृत्व जनता ने किया और देश में इस कम्युनिटी ने, SC/ST ने लोहा मनवाया और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला, अपना बयान वापस लेना पड़ा, जिसमें लगभग 14 आंदोलनकारी शहीद हुए और हजारों घायल हुए। नंबर 3, 2019 में मुंबई महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तडवी आदिवासी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए हम आपस में एकजुट होकर सड़कों पर उतरे थे। नंबर 4, मनीषा वाल्मीकि हाथरस गैंगरेप और निर्मम हत्या, उसकी लड़ाई भी हम सभी भाइयों ने साथ मिलकर लड़ी थी और दोषियों को सजा दिलाई थी। स्वर्ण जातिवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम जीते भी और उनके हौसले भी कमजोर पड़े। नंबर 5, 2022 में 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल पानी का मात्र मटका छूने पर स्वर्ण जाति के टीचर ने इतना पीटा कि उस बेचारे मासूम बच्चे की जान चली गई। ऐसी ही स्थिति में सबने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया। ऐसी ही न जाने कितनी लड़ाई साथ लड़ी और जीती भी। आज हम मंचों से बोलते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम एक है। मनुवादी हंसते हैं, वो समझते हैं कि आप बोल लीजिए, क्यों ना हंसे वो लोग, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको जब लड़ाना होगा ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ा दिए जाएंगे। और कमाल है आज वैसा ही हो रहा है, हम और आप देख सकते हैं। कुछ लोग
बोल रहे हैं कि एससी एसटी की कुछ जातियों के लोग नौकरी पाकर हमारे साथ भेदभाव करते हैं, जबकि सच यह है कि एससी एसटी तो छोड़ो, किसी भी जाति का व्यक्ति संपन्न होकर अपनी जाति के साथ भेदभाव करता है। बेटा नौकरी लगने के बाद माँ बाप को भूल जाता है, अकेला छोड़ देता है, दवा तक नहीं दिलाता, भाई को सबको छोड़ देता है। सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी है। कोटे में कोटे की बात वो दो पक्ष में करते हैं जो खुद दूसरों का हक खाकर बैठे हैं। पहला, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम के तहत बड़े स्तर पर धांधली की जाती है और चंद परिवार के लोग ही न्यायपालिका में आजादी के बाद बैठे हैं। कुछ सवर्ण घरानों के जज ही 1947 के बाद से अब तक बने आ रहे हैं, ये न्याय कर रहे हैं। साथियों, है ना कमाल की बात। दूसरा, वो लुटेरे हैं जो संपन्न है, जातिवाद करते हैं, जातियां बनाकर खुद सबसे ऊपर बैठे हैं, संख्या में सबसे कम और आरक्षण 50.5% लेकर बैठे हैं। कभी सोचा है? एक बात और, एससी में उत्तर भारत में जाटव या चमार संख्या में अधिक है और जागरूक भी है, तो वह नौकरियों में भी ज्यादा दिखाई देता है। इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह एसटी में उत्तर भारत में मीणा सबसे अधिक नौकरियों में दिखाई देता है, क्योंकि वो जागरूक है, पढ़ता है, शिक्षा पर ध्यान देता है, तो वो दिखाई नौकरियों में भी देगा। आरक्षण दिया क्यों जाता है? समाज के शोषित पीड़ित वंचित तबके को, जिसको हजारों वर्षों तक दबा कर रखा गया, उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए, जिससे वह सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, इसलिए उसको आरक्षण दिया जाता है। अब जरा सोचो कि 50.5 50% आरक्षण लेने वाले कब शोषित और वंचित रहे? जातियों के आधार पर इनकी बहन बेटियों का कब शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई, गैंगरेप हुआ? कब इनको जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गई, इनको अपमानित किया गया? कौन से इसके पास संसाधन नहीं रहे या आज नहीं है? फिर इनको आरक्षण क्यों? कम संख्या के लोग अधिक आरक्षण का हक मारकर बैठे हैं। यह पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में अब एससी एसटी के लोग डालेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़, अब आप फंस गए। राजघराने के राजकुमार, आपने कौन सा पेपर पास किया, क्या आप बता सकते हैं? साथियों, अब जो आंदोलन होगा उसमें जनता ऐसे सवाल खड़े करेगी कि 40.5% आरक्षण को आर्थिक आधार पर देश की समस्त जातियों के लिए लागू करें, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी है, दबी है, शोषित है, वंचित है। ऐसा करने से देश की समस्त कमजोर, शोषित एससी एसटी ओबीसी जातियों के साथ सामाजिक न्याय होगा, उनको उनका असली हिस्सा मिलेगा। साथ ही कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान कर दिया है। इस आंदोलन में यह दोनों सामाजिक न्याय की आवाज भी उठनी चाहिए। एक बात और समझे, मनुपालिका, मनु सरकार और मनु मीडिया, तीनों को एससी एसटी रिजर्वेशन कोटे से क्या फायदा है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरी ये पटकथा रची गई है। वापस में विभाजन की, एससी एसटी रिजर्वेशन में वर्गीकरण करने की, कोटे में कोटा लागू करने की, इसको अब समझेंगे। इनको आपस में बांटने से इनको मनुवादियों को क्या लाभ है? एससी एसटी रिजर्वेशन का फैसला सुनाने वाली सात जजों की बेंच में कितने एससी एसटी के जज थे? इस लाभ की जगह नुकसान देख लो साथियों। बैकलॉग की देश भर में जितनी भी वैकेंसियां हैं उनको जनरल कोटे में डाल दिया जाएगा और एससी एसटी का हाथ छीन लिया जाएगा। नंबर 2, रोस्टर सिस्टम के तहत एससी एसटी की नौकरियां भी जनरल कोटे में डाल दी जाएंगी। नंबर 3, नॉट फाउंड सुटेबल के तहत एससी एसटी की नौकरियां बहुत चालाकी से आज भी जनरल वालों को दे दी जाती है। नंबर 4, इसी रास्ते से नौकरियों की चोरी की जाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की आड़ में कानूनी तरीके से आपकी नौकरियों को खाया जाएगा और चुराया जाएगा, आप चू तक नहीं कर सकते। नंबर 5, सबसे बड़ी बात जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मनुवादी सिस्टम वाले लोग एससी एसटी और ओबीसी की एकता से खतरा महसूस करने लगे हैं, और यही कारण है जो इस एकता को तोड़ने का उनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई फॉर्मूला नहीं था। तो उन्होंने एससी एसटी रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा सिस्टम को लाना चाहा, ताकि वो मजबूती से सरकार बना सके और नौकरियां खा सके। तब मनुवादियों की एक पंचायत बैठी और एससी एसटी को तोड़ने का रास्ता निकाला। इसका काम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा, जिससे पता न चले कानून की आड़ में, न्यायपालिका की आड़ में षड्यंत्र को
रचा गया। नंबर 6, जो सम्मान और स्वाभिमान अब हमारा बढ़ने लगा था, एक दूसरे के सम्मान के साथ रोटी बेटी का रिश्ता निभाने लगे थे, साथ बैठने लगे थे, शादियां करने लगी थी, पंचायतें भी आपस में कर कर अपने फैसले सुनाने लगी थी, जाति सूचक शब्दों से अपमान में गालियां देने से डरने लगे थे, वो दोबारा SC ST समुदाय को अपमानित करने से बचते थे, डरते थे कि ये एकजुट हो जाते हैं, हम किसी को पीटते हैं, मारते हैं या उसको बहन बेटी का बलात्कार करते हैं तो पूरे देश में, दुनिया में आवाज तेजी से जाती है, सड़कों को नीला कर देते हैं, आंदोलन खड़े कर देते हैं। साथियों, तो उन आंदोलनों को, उस आवाज को तोड़ने की ये साजिश है, इसको आपको समझना पड़ेगा। साथियों, जाते जाते अंत में एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर अच्छा लगे तो कोशिश जरूर करना। SC ST कोटे में कोटे सिस्टम का समर्थन सिर्फ वाल्मीकि भाई कर रहे हैं, वो भी कुछ चुनिंदा लोग। अब इससे एक सवाल बनता है कि ऐसे साथी जो SC ST की अन्य जातियों के साथ उठते बैठते थे, एक मंच लगाते थे, क्या उन्होंने कभी चमार जाटव अन्य SC ST की जातियों के लीडर्स या सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठकर बात की कि इसमें भविष्य में क्या फायदे, क्या नुकसान होंगे? एडवोकेट, जज, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग आपस में बैठते, बात करते, सभी SC ST के लोग बैठते, चर्चा करते कि, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और फूट डालने का काम किया। इसी से पता चलता है कि SC ST के ऐसे लोग कितने जागरूक हैं, कितने बुद्धिजीवी और कितने चिंतनशील हैं। अगर SC ST वाले एक दूसरे को अपना मानते हैं, एक परिवार का सदस्य समझते हैं, तो फिर सोचना चाहिए, आपस में विचार करना चाहिए। जब आप एक जगह बैठकर विचार, चिंतन, मनन नहीं कर सकते, सही गलत का रास्ता नहीं निकाल सकते, तो आप लड़ कैसे सकते हैं? जो भी लोग चाहे वो किसी भी जाति के हो, अगर वो आरक्षण का दोष किसी अन्य जाति को दे रहे हैं तो उनको समझ लो, देखो उनकी कमाई का वो अपने डेली लाइफ से अपना कितना समय अपनी जाति विशेष के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में खर्च कर रहे हैं। क्या उनकी शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं? आडंबर पाखंडवाद में भरा उनका समाज, क्या वो समाज को उससे निकालने का काम कर रहे हैं? साथियों, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो भी उनकी बात माने, अन्यथा वो आपको हम सब की एकता को, भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जीत के बहुत करीब है। अगर आज हम टूट गए तो फिर हम हजारों सालों, सैकड़ों सालों पीछे चले जाएंगे। साथियों, अगर इसी तरह एकता और मजबूती बनती रही तो आप राजनीतिक सत्ता, नौकरी, व्यापार, सम्मान और मनोतंत्र को तोड़ सकते हो। साथियों, अब तय आपको करना है कि झुंझुना बजाना है, आपस में लड़ना है या मजबूत और जागरूक बनना है, तय आपको ही करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।